हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी को अपना नाम रखना पड़ता है। अब हम आज की वीडियो में ये सीखेंगे जब कंपनी अपना नाम रिज़र्व कराती है तो कंपनी कौन सा फॉर्म फाइल करती है, कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ आज हम सीखेंगे। और एक बार नाम रखने के बाद अगर कंपनी नाम चेंज कराना चाहती है तो कंपनी को क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वो चीज़ क्यों आई है। आप सबको पता होगा कि कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 क्लॉजेज होते हैं। उसमें से सबसे पहला क्लॉज कौन सा होता है? नेम क्लॉज। मतलब नेम क्लॉज होता है, इसका मतलब क्या है? कंपनी को अपना नाम रखना पड़ेगा। जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा। कंपनी का नाम क्यों रखा जाता है बताओ? कंपनी का नाम क्यों रखा जाता है या फिर किसी भी पर्सन का नाम क्यों रखा जाता है? हम जो भी लॉ पढ़ते हैं उसको अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको हम अपनी लाइफ से रिलेट करके भी हम समझ सकते हैं। आप सबको पता है हर पर्सन का नाम रखा जाता है, आपका, मेरा, सबका। हमारे पेरेंट्स ने या किसी ने भी हमारा कुछ ना कुछ नाम रखा है। किस चीज़ के लिए? हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही कंपनी का भी नाम रखा जाता है। कंपनी का नाम कौन रखता है? प्रमोटर कंपनी का नाम रखता है। अगर रिलायंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कि अगर रिलायंस का नाम रिलायंस होता ही नहीं, कुछ भी नाम ही नहीं होता, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते? नहीं कर पाते ना। और टाटा का, इन्फोसिस का, इन सब कंपनीज का अगर नाम ही नहीं होता तो हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इनकी आइडेंटिटी पता नहीं लगा पाते, इसलिए इनका नाम दिया जाता है, इनको नाम रखा जाता है। दिस इज़ द रीज़न मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फर्स्ट क्लॉज क्या है? नेम क्लॉज है। समझ आ गया? अब हम इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे, कौन कौन से नए फॉर्म्स आ गए हैं, ये भी सीखेंगे कि न्यू प्रोसीजर क्या है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि ओल्ड प्रोसीजर में क्या होता था, अब क्या है, सब कुछ सीखेंगे। आप जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ लिखते रहना और जो मैंने लिखा है वो ध्यान से समझते रहना, जो बोलूँगी ध्यान से सुनना, अभी सब कुछ याद हो जाएगा। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी को फॉर्म स्पाइस प्लस फाइल करना पड़ता है, आरओसी को। क्या बोला मैंने? जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो प्रमोटर क्या करेगा? आरओसी को फॉर्म फाइल करता है, स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करता है। ये नया फॉर्म आया, क्या है? स्पाइस प्लस फॉर्म। ठीक है, स्पाइस प्लस फॉर्म के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सिर्फ नेम रिजर्वेशन के लिए और पार्ट बी वेरियस अदर एक्टिविटीज़ के लिए। सिंपल, बहुत ईजी है अगर ध्यान से सुनोगे तो। स्पाइस प्लस में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ फॉर नेम रिजर्वेशन एंड पार्ट बी इज़ फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज़ लाइक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, डायरेक्टर को हम डिन अलॉट करवा सकते हैं, उसमें पैन नंबर ले सकते हैं, टैन नंबर ले सकते हैं, ईपीएफ, ईएसआई नंबर, जीएसटी नंबर और बैंक अकाउंट। ये सब कुछ हम पार्ट बी में करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ पार्ट ए करेंगे, नेम रिजर्वेशन की बातें करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अब ये स्पाइस प्लस फॉर्म जब आप खोलेंगे ना आरओसी एमसीए की वेबसाइट पे www.mca.gov.in पे आज जाना, उसमें चेक करना स्पाइस प्लस फॉर्म होता है। स्पाइस प्लस फॉर्म के पार्ट ए है और पार्ट बी है। अब आप पार्ट ए ऐसा भी कर सकते हैं कि पार्ट ए पहले भर दें उसके बाद पार्ट बी भरें, या फिर इन दोनों को इकट्ठे भी भर सकते हैं। अब ये कैसे हम सोचेंगे कि हम पार्ट ए पहले भर दें या फिर इकट्ठे भर दें दोनों पार्ट, ये कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको बताती हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी बना रहे हैं, हम एक्स लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, उसका नाम रखना चाहते हैं एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक पर्सन है वो कंपनी बनाना चाहता है, उसका नाम एक्स लिमिटेड रखना चाहता है। ठीक है, उसको लगता है कि ये नाम किसी और कंपनी के पास नहीं है तो आरओसी मेरे को अलॉट कर देगा। अगर उसको पूरा विश्वास है कि आरओसी अलॉट कर देगा तो फिर वो दोनों पार्ट इकट्ठे भेज सकता है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो, अब 2 ऑप्शन थे, मैंने बताया आपको। केस 1 में क्या है? नेम इजीली अवेलेबल एंड यू विल गेट द नेम। एक ये पर्सन है, इसको एक कंपनी बनानी है एक्स लिमिटेड, वो इसका नाम रखना चाहता है। ठीक है, और उसको लगता है कि ये आरओसी ये नाम दे देगा,
तो वो दोनों पार्ट ए और पार्ट बी इकट्ठे भेजते हैं। लेकिन अगर उसको 1% भी चांस है कि ROC ये नाम अलॉट नहीं करेगा, क्योंकि ये नाम हो सकता है किसी और कंपनी के पास पहले से हो, तो सेम नाम तो नहीं दे सकते ना हम दो कंपनीज़ को, है ना। तो नेम अगर ईजीली अवेलेबल नहीं होगा, नॉट ईजीली अवेलेबल, इफ़ नेम इज़ नॉट ईजीली अवेलेबल, तो क्या करेगा, सबसे पहले पार्ट ए फाइल कर देगा नेम रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद वेट करना पड़ेगा, ROC अपना अप्रूवल देगा। जब अप्रूवल आ जाएगा नेम का, फिर पार्ट बी दोबारा फाइल, उसके बाद पार्ट बी फाइल कर दो जब नेम अप्रूवल आ जाएगा। तो समझ आया, आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और दोबारा बताती हूँ, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी ROC को स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करती है, ठीक है। स्पाइस प्लस के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ फॉर नेम रिजर्वेशन एंड पार्ट बी इज़ फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज़ लाइक इनकॉर्पोरेशन। डायरेक्टर को डिन मिल जाते हैं, इसी से ये बहुत ज़्यादा जो नया प्रोसीजर है, इट इज़ वेरी वेरी ईजी और बहुत अच्छा प्रोसीजर है ये। इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है, डायरेक्टर को डिन मिल जाते हैं, अप टू 3 डायरेक्टर्स को डिन मिलते हैं। पैन नंबर हम इसी में ले सकते हैं, टैन ले सकते हैं, EPF ले सकते हैं, ESI ले सकते हैं, GST ले सकते हैं, बैंक अकाउंट ले सकते हैं। ये सब कुछ करने के लिए पहले हमें अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अब हम इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। हमें अलग अलग वेबसाइट पे नहीं जाना, हमें सिर्फ MCA की वेबसाइट पर जाना है। स्पाइस प्लस फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, सिंपल। अब हम देखते हैं, अब हम अगर मैंने क्या बताया था, हम नाम रिजर्व करना है, या तो पार्ट ए अलग अलग भेज दें, पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग भेज दें, या दोनों साथ में भेज दें, ठीक है। अगर नेम इजीली अवेलेबल है और आपको लगता है कि आपको नाम मिल जाएगा, तो आप दोनों पार्ट ए और पार्ट बी साथ में फाइल कर दें। लेकिन अगर ज़रा सा भी शक है कि हमें नेम जो हमने सोचा है वो शायद ना मिल पाए, तो फिर पहले पार्ट ए फाइल कर दो, उसके बाद अप्रूवल आने दो ROC की, उसके बाद पार्ट बी फाइल कर दो, सिंपल। और ये कौन सा फॉर्म होगा, स्पाइस प्लस फॉर्म में होगा, ठीक है जी। इसके बाद नेम रिजर्वेशन के अब हम देखेंगे कि पहले क्या होता था अमेंडमेंट से और अमेंडमेंट के बाद क्या होता है। जब भी कंपनी नेम रिजर्व करती है तो उस पर क्या लगता है, रूल 9 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स लगता है, ठीक है। जब कंपनी बिफोर अमेंडमेंट क्या होता था और आफ्टर अमेंडमेंट क्या होता है पढ़ेंगे। पहले हमें बिफोर अमेंडमेंट पढ़ना है। जब भी कंपनी नेम रिजर्व कराती थी बिफोर अमेंडमेंट, जब कंपनी नेम रिजर्व कराती थी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, जब पहली बार कंपनी नाम रखती थी अपना, तो अब कौन सा फॉर्म होता है, स्पाइस प्लस पार्ट ए। क्या बोलना है, स्पाइस प्लस पार्ट ए। लेकिन पहले क्या होता था, रन फॉर्म होता था, आपने पढ़ा होगा, रिजर्व यूनिक नेम, ये फॉर्म होता था, वेब बेस्ड फॉर्म था ये, ठीक है। और ये पहले होता था ऐसे, जब कंपनी को अपना नाम रजिस्टर कराना होता था। अगर नाम चेंज कराना होता था तो तब भी रन फॉर्म था, रन फॉर्म दोबारा फाइल करना पड़ेगा। अब क्या होता है, आफ्टर अमेंडमेंट रूल 9 को अमेंड कर दिया गया, अमेंड करा है, डिलीट नहीं करा, क्या करा है, अमेंड करा है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो क्या फाइल करेगी, रन फॉर्म फाइल करेगी, नहीं, क्या करेगी, स्पाइस प्लस पार्ट ए, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी नाम चेंज करना चाहती है तो आज भी रन फॉर्म फाइल करेगी, ठीक है। अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, कंपनी चाहे फर्स्ट टाइम नाम रिजर्व करे या नाम चेंज करे, तो दोनों केसेस में रन फॉर्म फाइल करना है। अब क्या होता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर अपना नाम रिजर्व करे तो स्पाइस प्लस पार्ट ए फाइल करेगी, और जब कंपनी नाम चेंज कर रही है तो रन फॉर्म फाइल करेगी, सिंपल। सिर्फ ये नाम रिजर्व करने का प्रोसीजर है, सिर्फ इतना ही है, बहुत आसान है। जो मैंने बोला है अगर आपने वो लिखा है तो आपको 1 मिनट के अंदर वो सब याद हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।